गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का बीटी क्लासेस में स्वागत है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़कर इन क्लासेस को जो है अटेंड कर सकें और लाभ को जो है प्राप्त कर सकें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए ताकि आप लोगों को जो है यह क्लियर हो जाए कि आप लोग जो है 50 प्लस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं, कितने अंक आप लोग जो है 50 क्वेश्चन में से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में जब आप बिहार पीसीएस प्री पेपर में जो है आप लोग जो है उपस्थित होंगे ताकि आपके क्वेश्चन जो है 80 प्लस क्वेश्चन तो आप लोगों के सही हो जाएं और एक सरकारी सीट अपने नाम आप लोग जो है हासिल कर सकें, अपने नाम कर सकें। चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पहली क्लास में और दूसरी क्लास में जो है 50-50 करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। जो 2013 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व करवाया। आज हम जो है 101 से जो है 150 क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। चलिए हम अपने सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है। एक हिंदू पुरुष जिसकी आयु 28 वर्ष है, एक लड़की है को गोद लेता है, दत्तक ग्रहण है, तो जो है दत्तक ग्रहण जो होगा वह 0 होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा, क्योंकि चाहे वह हिंदू पुरुष हो या हिंदू महिला हो, अगर किसी व्यक्ति को दत्तक ग्रहण कर रही है, दत्तक ले रही है, तो वह उससे जो है 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। और अगर कोई पुरुष है तो वह जो है 18 वर्ष बड़ा होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का जो है द्वितीयक स्रोत है। जो मुस्लिम विधि का जो द्वितीयक स्रोत है वह रूढ़ि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि के लागू होने को संशोधित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुस्लिम विधि को जो है लागू होने को संशोधित करता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम है 1939 या भी जो है मुस्लिम विधि को लागू होने को जो है संशोधित करता है। जो हमारा मुस्लिम स्त्री अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम 1986 है या भी मुस्लिम विधि के लागू होने को संशोधित करता है। जो शरीयत अधिनियम है 1937 का या भी जो है मुस्लिम विधि के लागू होने को संशोधित डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है। किसके द्वारा सर्वप्रथम कियास को जो है मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में जो है लागू किया गया। किसके द्वारा जो होता है उसको जो है मुस्लिम विधि के रूप में जो है लागू किया गया। जो कियास होता है वह मुस्लिम विधि का जो है एक स्रोत होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है कियास को जो है मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में लागू किया गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सी जो है विवाह के लिए जो है अपूर्ण अक्षमता है। विवाह के लिए जो है अपूर्ण अक्षमता है। इनकैपेसिटी, रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, धात्रेय संबंध, उपयुक्त में से सभी। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सारी जो है विवाह के लिए जो है इनकैपेसिटी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है। एक मुसलमान जो है 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। एक मुसलमान जो है वह 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। यदि एक मुसलमान जो है 5वीं शादी करेगा तो ऐसी शादी होगी, तो जो ऐसी शादी होगी वह अनियमित होगी। यदि कोई मुसलमान है उसको 4 शादियां करना जो है अलाउड किया गया है, लेकिन अगर वो 5वीं शादी करता है तो वह अनियमित होगी। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है। तलाक के पश्चात जो है एक मुस्लिम महिला तुरंत शादी कर सकती है, दोबारा शादी नहीं कर सकती है। इद्दत पूर्ण करने के पश्चात जो है शादी कर सकती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तलाक के पश्चात जो है एक के पश्चात जो है वह शादी कर सकती है। जब उसकी इद्दत जो है पूर्ण हो जाती है तो वह शादी कर सकती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, सिया मुस्लिम निकाह में कितने गवाह होना आवश्यक है। जो सिया मुस्लिम निकाह है उसमें कितने गवाह होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोई गवाह जरूरी नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 पर आ जाते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है। एक पत्नी का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जब उसका पति जो है मेहर देने से मना कर देता है। कोई पत्नी है, मुस्लिम महिला है, कोई पत्नी है, उसका पति जो है मेहर देने से जो है इनकार कर देता है। तो जो ऑप्शन हमारा डी है वह राइट हो जाएगा। जो मुस्लिम महिला है वह शादी की पूर्ण अवस्था से मना करना और मेहर वसूली के लिए वह दावा कर सकती है और मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रख सकती है। जो है वह उपयुक्त में से सभी अधिकार जो है एक मुस्लिम महिला को प्रदान किए गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हक सुफा का जो है अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। जो हक सुफा का अधिकार है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा जो है वरीयता से जो है संपत्ति क्रय करने का अधिकार जो है उसे हक सुफा का अधिकार कहते हैं। पर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है। अवैध संतान की अभिरक्षा होती है। जो अवैध संतान होता है उसकी जो कस्टडी होती है वह किसको होती है। तो जो उसकी कस्टडी होती है वह माता की होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है।
संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया गया है? तो यह सेक्शन पूछ रहा है कि जो संपत्ति अंतरण है वो कौन से सेक्शन में परिभाषित किया गया है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। सेक्शन 5 में जो है संपत्ति अंतरण को जो है परिभाषित किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, चाहे राइट आंसर हो या रॉन्ग आंसर हो, लेकिन कमेंट जरूर करिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम परिवर्तन में आया जो हमारा टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। (1882) का है ये जो है प्रवर्तन में कब आया? तो जो है हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम है वह प्रवर्तन में 1 जुलाई 1882 को आया। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, भविष्य की संपत्ति का दान है। जो भविष्य की संपत्ति का दान है वह जो है शून्य है। जो भविष्य में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम तुमको भविष्य में जो है संपत्ति को गिफ्ट करेंगे, तो वह जो है ऐसी जो है संविदा जो होती है वह शून्य होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। दान के मामले में यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत है, तो यहाँ के लिख लीजिएगा। दान के मामले में यदि दान ग्रहीता जो है उसकी मृत्यु जो है दान जो है स्वीकृत करने से पहले हो जाए तब क्या होगा? यदि जो है दान के मामले में जो है दान ग्रहीता जो होता है उसकी जो मृत्यु है वो दान जो है स्वीकृत करने से पहले, दान को स्वीकार करने से पहले जो है हो जाती है, तो क्या होगा? जो दान होगा वह जो है शून्य हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगी। जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक अजन्मा व्यक्ति संपत्ति अंतरण पर जो है निहित हित प्राप्त करता है। जो कोई व्यक्ति है वो अजन्मा व्यक्ति है, जिसका अभी अजन्मा व्यक्ति से तात्पर्य है जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, संपत्ति अंतरण पर निहित हित प्राप्त करता है। जन्म लेते ही तुरंत, अगर वो जैसे ही जन्म लेता है उस संपत्ति में जो है उसको निहित हित प्राप्त हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। निम्नलिखित में से बंधकों में से कौन से बंधक का जो है ना तो जो है लिखित होना और ना ही पंजीकरण होना जरूरी है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। सत्य के दस्तावेजों को जमा करके किया गया जो बंधक होता है उसका ना तो लिखित होना और ना ही पंजीकरण होना जो है आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। शाश्वता के विरुद्ध नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा में उपबंधित है? जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। जो शाश्वता का ये विरुद्ध नियम है वो धारा किया गया है या उपबंधित किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 में उल्लिखित लंबित वाद का जो सिद्धांत है संबंधित है।
तो जो लंबितवाद का जो सिद्धांत है वह लोक नीति से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वह लोक नीति से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है। भारतीय अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जो है जीवित व्यक्ति से तात्पर्य है। तो जो जीवित व्यक्ति से तात्पर्य है या जीवित व्यक्ति में जो है सम्मिलित है, कंपनी और जो है व्यक्तियों का जो संघ है वो जीवित व्यक्तियों में जो है सम्मिलित है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 शब्द बिक्री को संपत्ति अंतरण अधिनियम में परिभाषित किया गया है। कि बिक्री क्या है। बिक्री को ही विक्रय कहते हैं। सेल यह जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा जो है 54 में परिभाषित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 साम्य की प्राथमिक स्रोत है। जो साम्य है उसका जो है प्राथमिक स्रोत है ट्रस्ट। इक्विटी को हम साम्य बोलते हैं। तो जो साम्य का जो प्राथमिक स्रोत है वह अंतःकरण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। साम्य के अंग्रेजी नियमों को भारतीय विधायिका द्वारा जो है सारभूत रूप से सम्मिलित किया गया है। या भारतीय विधायिका द्वारा जो है आंशिक रूप से सम्मिलित किया गया है या भारतीय विधायिका द्वारा जो है पूर्ण रूप से सम्मिलित किया गया है या जो है भारतीय विधायिका द्वारा जो है बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। भारतीय विधायिका द्वारा जो है सारभूत रूप से सम्मिलित किया गया है साम्य को जो है अंग्रेजी नियमों को। साम्य का जो अंग्रेजी नियम है उसको भारतीय विधायिका द्वारा जो है सारभूत रूप से जो है सम्मिलित किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 एक तरफ साम्य और दूसरी तरफ विधि। एक तरफ साम्य और दूसरी तरफ विधि के पाठ में जो है विरोध होने पर न्यायालय, अगर एक तरफ साम्य है इक्विटी है और दूसरी तरफ जो है विधि है लॉ का पाठ है और दोनों में विरोध हो जाता है, दोनों में विरोध होता है, तो न्यायालय जो है किसे चुनेगा। तो न्यायालय जो है विधि को चुनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वह राइट हो जाएगा। जो न्यायालय है वह साम्य को न चुन करके विधि को चुनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। एक दावा करने वाला सामयिक उपचार का जो है आधिकारिक रूप से दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये उपचार जो है न्यायालय के विवेक पर निर्भर करते हैं। जो सामयिक उपचार होता है वह जो है उसका जो है कोई व्यक्ति जो है अधिकार स्वरूप जो है दावा नहीं करता और ना ही कर सकता है, क्योंकि ये जो उपचार दिए गए हैं ये न्यायालय के विवेक पर जो है डिपेंड करते हैं कि न्यायालय ऐसा उपचार पीड़ित व्यक्ति को देगा या नहीं देगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 126 न्यास की धारणा का उद्गम हुआ था। जो न्यास की धारणा का जो उद्गम है वह फ्रांस से होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127
एक व्यक्ति जो न्यास के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, एक व्यक्ति जो है जो न्यास के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए कहता है न्यास का संस्थापक, ऑप्शन बी न्यासी, ऑप्शन सी कहता है विधिक प्रतिनिधि, और ऑप्शन डी कहता है जो है हिताधिकारी या हिताधिकारी। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। जो विधिक प्रतिनिधि है वह जो है न्यास की निर्माण के लिए जो है आवश्यक नहीं। जो हमारा ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। जो न्यास का संस्थापक है वह न्यास के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। एक वसीयतकर्ता द्वारा जो है वसीयत द्वारा निर्माण किए गए जो है न्यास को उसकी इच्छा से वापस लिया जा सकता है। एक वसीयतकर्ता द्वारा जो है वसीयत द्वारा निर्माण किए गए न्यास को जो है उसकी इच्छा से वापस लिया जा सकता है। उसकी इच्छा से कब वापस लिया जा सकता है? जब वह पश्चातवर्ती वसीयत द्वारा, उसके पश्चातवर्ती वसीयत के द्वारा जो है वह वापस ले सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। एक न्यास समाप्त नहीं होता है, एक न्यास जो है वह समाप्त नहीं होता है जब इसका उद्देश्य पूर्ण रूप से पूरा हो चुका हो, जब इसका उद्देश्य जो है वैध हो जाता है, जब न्यास वापस लिए जाने के योग्य हो और स्पष्ट शब्दों द्वारा जो है वापस लिया गया हो। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहां न्यासियों ने अपने हितों को जो है आंतरिक कर दिया हो वहां न्यास जो है समाप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। यथोचित अनुपालन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत जो है यथोचित अनुपालन स्वीकृत नहीं की जा सकती है यदि कोई जो है पूर्ण संविदा नहीं है, यदि कोई जो है पूर्ण संविधान नहीं है। हमारा ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। संविदा की यथोचित अनुपालन का अर्थ है, संविदा की यथोचित अनुपालन का अर्थ है संविदा की शर्तों के अनुसार उसका वास्तविक क्रियान्वित। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर हो जाता है। जब कोई प्रस्ताव है वह स्वीकार कर लिया जाता है तो वह वचन बन जाता है। वचन को जो है धारा 2B में परिभाषित किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है। एक करार जो एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय ना हो, एक करार है जो एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो ना कि जो है दूसरे पक्षकार की इच्छा पर, वो कहलाता है एक मान्य संविदा, एक अवैधानिक संविदा, एक शून्य संविदा
एक शून्य कड़ी संविदा। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। एक शून्य कड़ी संविदा कहलाता है। एक करार जो है जब एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो, न कि दूसरे पक्षकार की इच्छा पर, तो ऐसा करार जो होता है हमारा शून्य कड़ी संविदा होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। एक नाबालिग के द्वारा की गई जो है संविदा पूर्ण रूप से शून्य होती है, पर यह जो है प्रतिपादित किया गया था। एक नाबालिग के द्वारा दी गई कोई संविदा है या कोई संविदा की गई है तो पूर्ण रूप से वह संविदा शून्य होती है। यह किस केस में कहा गया? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस में कहा गया। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस में कहा गया कि एक अवयस्क के द्वारा की गई जो संविदा होती है वह पूर्ण रूप से शून्य होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। वह करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं है, वह करार जो है जिसका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है, तो वह करार जो है शून्य करार होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है। शोकेस में प्रदर्शित कीमत की स्लिप लगा माल जो है दुकान के शोकेस में प्रदर्शित कीमत की स्लिप लगा माल जो है वह है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। जो हम 100 पीस में लगाते हैं, दुकान में कोई चीज 100 पीस में लगती है, उसकी कीमत की जो स्लिप है वह माल है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। घुड़दौड़ के संबंध में किया गया एक करार जो है धारा 30 के अंतर्गत क्या होगा? तो जो घुड़दौड़ के संबंध में जो किया गया करार है वह धारा 30 के अंतर्गत जो है वह मान्य होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है। कुंवारा रहने के लिए किया गया एक करार है। कुंवारा रहने के लिए किया गया एक करार है। जो कुंवारा रहने के लिए किया गया एक करार है वह शून्य करार है। तो हम वह करार क्या होगा? वह शून्य हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। एक संविदा जिसका पालन अवैध या असंभव हो गया है। एक संविदा है अवैध और असंभव हो गया है। शून्य, ऑप्शन ए कहता है शून्य जब पालन अवैध या असंभव हो गया है। ऑप्शन बी कहता है शून्य। ऑप्शन सी कहता है शून्य कड़ी जब पालन अवैध और असंभव हो गया है। ऑप्शन डी हमारा कहता ना तो शून्य और ना ही शून्य कड़ी। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा, शून्य जब पालन अवैध और असंभव हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 140। अवयस्क की आय जो है संविदा अधिनियम के लिए है। जो वयस्कता की आयु है वह संविदा अधिनियम के लिए है 18 साल। जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 और हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल पर जुड़ सके और मेरी इन क्लासेस को जो है अटेंड कर सके। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। संविदा भंग होने की स्थिति में पहले से ही निश्चित संविदा भंग के लिए दिए गए मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि कहलाती है। संविदा भंग होने की स्थिति में पहले से ही निश्चित संविदा भंग के लिए दिए मुआवजे के लिए जो है दी जाने वाली जो राशि होती है वह कहलाती है। ऑप्शन ए कहता है निर्धारित नुकसानी, ऑप्शन बी कहता है जुर्माना, ऑप्शन सी कहता है या तो ए या तो बी, ऑप्शन डी कहता है ना तो ए ना तो बी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसे निर्धारित नुकसानी भी कह सकते हैं और जुर्माना भी कह सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ए बी को बिना प्रतिफल के, ए जो है बी को बिना प्रतिफल के 1000 रुपए देने को सहमत होता है तो यह करार होगा। ए जो है बी को बिना प्रतिफल के 1000 रुपए देने को सहमत होता है, यह करार जो है होगा। जो हमारा ऑप्शन ए है वह कहता है शून्य कड़ी, ऑप्शन बी कहता है शून्य, ऑप्शन सी कहता है परिवर्तनीय नहीं है, ऑप्शन डी कहता है परिवर्तनीय है क्योंकि यह लिखित था। जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा, शून्य होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है। जब संविदा के लिए जो है सहमत जो है उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई है तो संविदा जो है धारा 19 के अंतर्गत है। जब कोई संविदा जो है के लिए जो है जो सहमति है उसको उत्पीड़न के द्वारा जो है प्राप्त की गई है तो ऐसी संविदा जो है धारा 19 के अंतर्गत जो है शून्य करड़ी होगी। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 144 है। जब करार के दोनों पक्षकार तथ्य संबंधित बात पर भूल में हो, जब कोई करार किया गया है, करार के जो दोनों पक्षकार है वह भूल बस जो है अपनी सहमत देते हैं या करार करते हैं तो वह जो करार होगा वह करार जो है शून्य होगा। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है। ए जो है बी से करार करता है कि वह उसके लिए जो है जादू से गुप्त धन जो है पता लगाएगा। यह करार है। ए जो है बी से करार करता है कि वह उसके लिए जो है जादू से जो है गुप्त धन का पता लगाएगा तो यह करार जो होगा वह करार जो है शून्य होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 146 क्या कहता है। इस संविदा बी में कपट का दोषी है। इस संविदा में जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस संविदा में जो बी है वह कपट का दोषी है। अब ए जो है ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। जो हमारा सी है संविदा का विखंडन करा सकता है और मुआवजा प्राप्त कर सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147
दोष है जिसका उपचार सामान्य विधि के अनुसार जो है निर्धारित नुस्खानी की कार्रवाई है और जो एकमात्र न्यास भंग और अन्य किसी सामयिक आभार का उल्लंघन मात्र नहीं है। तो यह किसने कहा? अपकृत्य की परिभाषा दी किसने? तो जो सामंत है उन्होंने दी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है। अपकृत विधि के अंतर्गत दायित्व होता है, जो अपकृत विधि के अंतर्गत दायित्व होता है वह सारे विश्व के प्रति होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है। अपकृत गठित करने के लिए, जो अपकृत है उसको गठित करने के लिए प्रतिवादी के द्वारा कोई कार्य या लोभ होना चाहिए। प्रतिवादी के कार्य या लोभ द्वारा वादी में प्रतिवादी के कार्य या लोभ द्वारा जो है वादी में निहित विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। प्रतिवादी का विधिक कर्तव्य होना चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक अवश्यंभावी दुर्घटना से तात्पर्य है। एक अवश्यंभावी दुर्घटना से तात्पर्य है। ऑप्शन ए दैव विकृति, एक अप्रत्याशित क्षति जिसका न तो पूर्वानुमान किया जा सकता है और जिसको न टाला जा सकता है। और ऑप्शन सी कहता है क्षति जिसका पूर्वानुमोदन हो सकता है और जिसका टाला जा सकता है, जो टाला जा सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है एक अप्रत्याशित क्षति जिसका पूर्वानुमान किया जा सकता है और जिसको टाला भी जा सकता है, उसे वह जो है एक असंभावी दुर्घटना होती है। तो आज की क्लास में हमने जो है 2013 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को 150 क्वेश्चन को जो लॉ में पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया। और ऐसी क्लासेस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल पर जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सकें और इस सेशन का लाभ लें ताकि एक सीट वो लोग अपने नाम कर सके, सरकारी सीट अपने नाम कर सके। हम इसी चैनल पर जो है यूके पीसीएसजे के आंसर पेपर को भी सॉल्व करवाएंगे। आप लोग मेरे इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हम अगली क्लास में देखेंगे बिहार पीसीएसजे के 2016 में पूछे गए आंसर पेपर को अगली क्लास में जो है हम सॉल्व करेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार।